हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या। आज हम लोग फिर से इंटरनेशनल लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ नेशनैलिटी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछा जाता है, चाहे फिर वो यूजीसी नेट हो, जुडिशरी हो या कोई भी और लॉ एग्जामिनेशन जिसमें भी इंटरनेशनल लॉ आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे नेशनैलिटी को, इसके इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को, केस लॉज को। तो नेशनैलिटी क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। देखिए, नेशनैलिटी का मतलब होता है अ लीगल रिलेशनशिप, अ लीगल टाई बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, यानी एक ऐसा लीगल बॉन्ड जिसके थ्रू एक स्टेट एक पर्सन को अपना नेशनल रिकॉग्नाइज करता है और उसे प्रोटेक्शन देता है, बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्शन के लिए इंटरवीन कर सकती है, और ये नेशनैलिटी का इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है। सो नेशनैलिटी जो है बेसिकली स्टेब्लिश दैट हु यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, है ना, एंड वो कौन सा स्टेट है जो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर यू इन द आइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दैट लीगल स्टेटस, दैट लीगल टाई इज कॉल्ड नेशनैलिटी। हम लोगों ने इंडिया में जन्म लिया है, हम इंडिया में रह रहे हैं, वी आर कॉल्ड इंडियंस। पर सिर्फ जन्म लेने से ही नेशनैलिटी नहीं डिफाइन होती है, कुछ और भी मोड होते हैं नेशनैलिटी डिटरमाइन करने के या अक्वायर करने के, जो कि अभी हम आगे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू कंसेप्ट्स कॉल्ड नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। हम इन्हें एक ही कंसिडर करते हैं, सेम समझ लेते हैं, लेकिन देखिए दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। नेशनैलिटी जो है वो इंटरनेशनल सेंस में डिस्कस की जाती है। व्हेन वी stand in any international pedestal, then we say that ये व्यक्ति अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये ग्रीक है, ये टर्किश है, ये पाकिस्तानी है ना। जबकि सिटीजनशिप जो है वो म्यूनिसिपल सेंस में, डोमेस्टिक सेंस में हम डिस्कस करते हैं। सो नेशनैलिटी इज समवट अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड सिटीजनशिप एक नैरो कॉन्सेप्ट है। नेशनैलिटी बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट होता है रिलेशन, जबकि सिटीजनशिप इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के बीच में होता है, राइट। सो नेशनैलिटी मीन्स दैट यू बिलोंग टू अ स्टेट इंटरनेशनली, है ना। ये डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है कि आप एक स्टेट से बिलोंग करते हो एंड दैट रिप्रेजेंट्स यू एट अ इंटरनेशनल लेवल। आपके सिटीजनशिप में क्या होता है, यू हैव सर्टेन पॉलिटिकल राइट्स विद इन दैट स्टेट, दैट डिटरमाइंस योर सिटीजनशिप रिकॉग्निशन, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप, रिमेंबर दिस। अब देखिए, याद रखिएगा कि जो नेशनैलिटी है वो म्यूनिसिपल लॉ से डिटरमाइन होती है, डोमेस्टिक लॉ से, जो लॉ ऑफ द लैंड होते हैं उससे डिटरमाइन होती है, पर उसके इंटरनेशनल कॉन्सिक्वेंसेस को रेगुलेट करता है इंटरनेशनल लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन दो नेशनैलिटी रखता है, यानी कि डुअल नेशनैलिटी है, वो अमेरिकन भी है और वो इंडियन भी है, या किसी की कोई नेशनैलिटी नहीं है, वो स्टेटलेस पर्सन है, तब फिर ये जो मैटर है ना नेशनैलिटी का, तब ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर आ जाता है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या जाना, ये एक लीगल टाई है बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड स्टेट। फिर हमने बताया कि नेशनैलिटी जो है इट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपल लॉज। फिर हमने जाना दैट नेशनैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। अब देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दैट इज यूडीएचआर के आर्टिकल 15 में हमें राइट टू नेशनैलिटी का प्रोविजन दिया गया है, विच स्टेट्स दैट एवरीवन हैज़ अ राइट टू नेशनैलिटी, नो वन शाल बी आर्बिट्ररली डिप्राइव्ड ऑफ हिज नेशनैलिटी। कहता है आर्टिकल 15 कि किसी की भी नेशनैलिटी को आर्बिट्ररली डिप्राइव नहीं किया जाएगा, नॉट डिनाइड द राइट टू चेंज हिज नेशनैलिटी, ना ही किसी के ऊपर जोर ज़बरदस्ती की जाएगी कि वो अपनी नेशनैलिटी चेंज कर दे। ठीक है, ये आर्टिकल 15 हमें राइट टू नेशनैलिटी ग्रांट करता है। ठीक है, हर इंसान का ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है नेशनैलिटी पाना, और कोई भी स्टेट बिना रीज़न के किसी का नेशनैलिटी नहीं छीन सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। हम लोगों ने असाइलम में पढ़ा था कि यूडीएचआर का आर्टिकल 14 राइट टू असाइलम ग्रांट कर रहा है और आर्टिकल 15 राइट टू नेशनैलिटी ग्रांट कर रहा है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम एक इंपॉर्टेंट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट टॉक्स अबाउट द मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी, यानी कि नेशनैलिटी अक्वायर करने के तरीके। तो ये टॉपिक थ्योरेटिकल है बट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देयर आर 8 मेजर मोड, 8 तरीके हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी नेशनैलिटी अक्वायर करता है। सबसे पहले आता है बाय बर्थ, जिसे हम जस्ट सॉली भी कहते हैं। जस्ट सॉली लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है राइट ऑफ सॉइल। अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी स्टेट की टेरिटरी में हुआ है तो वो उस स्टेट का नेशनल बन जाता है, सिंपल।
मैंने इंडिया में, भारत में जन्म लिया है, मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ। अमेरिका जो है वो मेजरली जस्ट सॉली को फॉलो करता है कि अगर कोई चाइल्ड यूएस की सॉइल पर बॉर्न हुआ है वो ऑटोमेटिकली यूएस नेशनल बन जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, बर्थ बाय बर्थ से भी मीन कि जिस मिट्टी पर जन्म लिया है वही देश तुम्हारा है। दूसरा आता है बाय डिसेंट, डिसेंट जिसे हम लोग जस्ट सैंग्विनिस कहते हैं, यानी कि राइट ऑफ ब्लड। यहाँ नेशनैलिटी मिलती है पेरेंट्स के बेसिस पर, यानी कि अगर आपके माता पिता किसी पर्टिकुलर स्टेट के नेशनल है तो आप भी फिर उसी नेशनैलिटी, आपको भी वही नेशनैलिटी मिलती है चाहे जन्म कहीं भी हुआ हो। तो इंडिया जो है इट लार्जली फॉलोज दिस कंसेप्ट ऑफ जस्ट सैंग्विनिस कि अगर मेरे पेरेंट्स दोनों इंडियन हैं पर भले ही मेरा जन्म किसी भी फॉरेन कंट्री में हुआ स्टिल मेरी नेशनैलिटी इंडियन ही रहेगी, ठीक है। सो दिस इज द एक्विजिशन मोड ऑफ डिसेंट। फिर तीसरा आता है बाय नेचुरलाइजेशन। जब इसका क्या मतलब है, जैसे कि जब कोई पर्सन वॉलंटियरली अपनी स्वेच्छा से दूसरे देश की नेशनैलिटी अक्वायर करता है, जैसे कि शादी करके अगर एक इंडियन वुमन किसी ब्रिटिश सिटीजन से मैरिज करती है और फिर क्या हो रहा है, वो ब्रिटिश नेशनैलिटी अक्वायर करती है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नेशनलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा भी और मोड्स होते हैं नेचुरलाइजेशन के, लाइक अगर आप वहाँ का डोमिसाइल अक्वायर कर रहे हो, है ना, इफ़ यू आर रिसाइडिंग देयर, इफ़ यू अगर आपने एप्लीकेशन के थ्रू अक्वायर किया है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नेचुरलाइजेशन, जब कोई व्यक्ति वॉलंटरली दूसरे देश की नेशनैलिटी अक्वायर करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कम्स रिजम्पशन। रिजम्पशन का क्या मतलब है, अगर किसी पर्सन ने अपनी नेशनैलिटी लूज कर दी थी, है ना, बाय नेचुरलाइजेशन, जैसे कि उसने पास्ट में अपनी नेशनैलिटी, इंडियन नेशनैलिटी को लूज करके उसने दूसरे देश के व्यक्ति से शादी करके और वहाँ की नेशनैलिटी अक्वायर कर ली, और लेटर क्या हुआ, वो दोबारा सेम स्टेट की नेशनैलिटी अक्वायर कर लेता है। मतलब एग्जाम्पल से समझो, वही जैसे मैंने बताया कि किसी ने पहले इंडियन लड़की ने ब्रिटिश लड़के से शादी की और फिर उसने वहाँ की नेशनैलिटी को अक्वायर कर लिया, तो उसे हमने बोला नेचुरलाइजेशन। अब क्या हुआ, हो सकता है उसकी शादी टूट गई या उसको वहाँ नहीं रहना है, तो फिर वो क्या करेगी, वापस इंडिया में अप्लाई करेगी टू गेट बैक टू अक्वायर हिज नेशनैलिटी जो उसने लूज कर दी थी। तो फिर वो वापस इंडिया आती है, सारा प्रोसेस होता है, एंड देन शी अगेन गेट दैट नेशनैलिटी ऑफ इंडिया। फिर हम उसे कहते हैं रिजम्पशन, द मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी कॉल्ड रिजम्पशन, कि when a person loses his nationality by naturalization, he may acquire his nationality of the same state again. This is called resumption. ठीक है, वो वापस इंडिया आके अपनी नेशनैलिटी रीगेन कर लेता है। ओके, फिफ्थ इज सब्जुगेशन। इसको ना एक और नाम से जानते हैं, अनेक्सेशन। तो यहाँ जो है नेशनैलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को कनकीर कर लेता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है फिर क्या हुआ कि एक स्टेट जीत गया, तो जो जीत गया उस दूसरे स्टेट को, तो सारे नेशनल्स अब उस नेशनैलिटी के हो जाते हैं। मतलब जीतने के बाद जो स्टेट जीता है, अब आप उसके नेशनल कहलाओगे, आपकी नेशनैलिटी उस स्टेट की कहलाएगी। सो नेशनल्स ऑफ लूजिंग स्टेट बिकम्स अ नेशनल ऑफ द विनिंग स्टेट। वॉर के बाद लूजिंग स्टेट के लोग ऑटोमेटिकली विनिंग स्टेट के नेशनल्स बन जाते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्जुगेशन और अनेक्सेशन, ठीक है। सिक्स आता है सिसेशन। सिसेशन में क्या होता है, जब दो स्टेट्स मर्ज होते हैं या टेरिटरीज ट्रांसफर होती है, तो जो इनहेबिटेंट्स नए स्टेट के नेशनल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो पुराने स्टेट के थे अब वो मर्ज हो गए नए स्टेट में, तो जो पुराने वाले थे वो अब नए स्टेट के नेशनलिटी अक्वायर कर लेते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज सेशन बोलेंगे, सिसेशन बोलेंगे, वट एवर यू प्रेफर टू कॉल इट। ओके, नेक्स्ट इज बाय ऑप्शन। सो व्हाट डज इट मीन कि जैसे 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उसके बाद लोगों को ऑप्शन था लाइक टू चूज वेदर टू स्टे इन इंडिया और पाकिस्तान, है ना। तो पार्टीशन या बाउंड्री चेंज के टाइम पे जब लोगों को चॉइस दी जाती है कि वो किस स्टेट के सिटीजन बनना चाहते हैं, तो हम उसे कहते हैं अक्वायरिंग द नेशनैलिटी बाय ऑप्शन, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। एंड द लास्ट इज रजिस्ट्रेशन। तो कुछ स्टेट्स जो है वो अलाउ करते हैं नेशनैलिटी अक्वायर करने का थ्रू ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन, जैसे ओवरसीज सिटीजन्स के केस में, राइट। सो दिस इज रजिस्ट्रेशन। तो 8 हो गए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, नेचुरलाइजेशन, रिजम्पशन, सब्जुगेशन, सेशन, ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन। देखो इसमें ना क्वेश्चंस कई बार ना आपको एक प्रैक्टिकल लाइन दे देंगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो बताओ ये वाली आपने नेशनैलिटी कैसे अक्वायर की, तो इसलिए आपको इन सबके मीनिंग पता होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना। चलो, अब इसका एक ऑपोजिट कंसेप्ट है, दैट इज वॉट वी कॉल एज द मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनैलिटी। कि नेशनैलिटी लूज कैसे होती है, उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो देयर आर 5 मोड्स प्राइमरली। पहला है रिलीज, कि स्टेट खुद अलाउ करता है सिटीजन को अपनी नेशनैलिटी वॉलंटरी छोड़ दें।
ठीक है. स्टेट गिव द सिटीजन राइट टू रिलीज देयर नेशनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, state says to a person कि you just renounce our Indian citizenship. So this is what we call as the mode of laws of nationality called release. Second आता है deprivation, कि जब किसी state, जो स्टेट है किसी पर्सन को नेशनैलिटी कैंसिल कर देता है फॉर सर्टेन रीजंस, जैसे कि अगर वो व्यक्ति डिसलॉयल है टू आवर कंट्री, या इफ़ दैट पर्सन जॉइन्स यू नो सम फॉरेन मिलिट्री, या ही इज़ लिविंग अब्रॉड कंटिन्यूसली विदाउट परमिशन. सो इन सारे रीजन से स्टेट जो है उसकी नेशनैलिटी कैंसिल कर सकता है. दैट इज कॉल्ड डिप्राइवेशन. ठीक है. A person can be deprived of his nationality on various reasons. When citizen enters into a foreign services, military services, when he is disloyal to the state and continuously resided in the foreign country without permission, etc. Third is renunciation. Renunciation means जब कोई person voluntarily declare करता है कि अब वो उस state का national नहीं रहना चाहता. He is stating himself कि a person वो renounce करता है, वो त्यागता है अपनी नेशनैलिटी. कि इंडियन सिटीजन टेक्स अप अमेरिकन नेशनैलिटी, तो वो ऑटोमेटिकली रिनाउंस कर रहा है अपनी इंडियन नेशनैलिटी. ठीक है. देन नेक्स्ट कम सब्स्टिट्यूशन, कि जब कोई पर्सन ऑटोमेटिकली दूसरे देश की नेशनैलिटी एक्वायर कर लेता है तो फिर जो है उसकी पुरानी नेशनैलिटी है वो अपने आप खत्म हो जाती है ना. यहाँ पे क्या हुआ इस वाले स्टेप में कि उसने रिनाउंस किया, उसने त्यागी अपनी, ठीक है, और उसने दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी को एक्वायर किया, तो जो जिसको उसने त्यागा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है. ठीक है. दिस इज सिंपल कि इफ एन इंडियन एक्वायर्स Canadian nationality, then he lost the Indian nationality. Simple. And the last is expiration. So कभी कभी nationality एक fixed period के लिए दी जाती है और जब वो period खत्म हो जाता है nationality expire हो जाती है. So ये rare cases में होता है, but this is also one of the mode of lose of nationality. तो कौन कौन से हुए? One is release, कि state खुद कहता है that it gives the right to citizens की to release their nationality. Second is deprivation, state deprive करता है on certain reasons. फिर renunciation, एक person खुद renounce कर रहा है. फिर substitution, जब आपने दूसरे state के लिए तो आपकी पुरानी वाली अपने आप release हो जाती है. And the last is expiration. ठीक है. तो ये हो गए, हमने दोनों पढ़ लिए, द मोड ऑफ अक्वायरिंग द नेशनैलिटी एंड द मोड ऑफ लॉस ऑफ नेशनैलिटी. ठीक है. याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अक्वायरिंग में हमने 8 मोड पढ़े और यहाँ पे हमने 5 मोड पढ़े. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है डबल नेशनैलिटी, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट डुअल नेशनैलिटी. ठीक है. तो कभी कभी क्या होता है, एक पर्सन के पास 2 नेशनैलिटी होती है, नोइंगली या अननोइंगली, तो इसे हम कहते हैं डबल नेशनैलिटी. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, अगर वो यूएस में बॉर्न होता है, यानी कि जस्ट सौला है, बाय वो उस धरती पर उसने जन्म लिया, तो उस हिसाब से उसकी यूएस की नेशनैलिटी हो गई. लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो दोनों के दोनों इंडियंस थे, उसके पेरेंट्स इंडियंस थे, तो उसके पास जस्ट सैंग्विनिस के हिसाब से बाय ब्लड उसके पास इंडिया की नेशनैलिटी भी है. तो यहाँ उसके पास दोनों यूएस और इंडियन नेशनैलिटी दोनों होती है. ठीक है. तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी. इंडिया में डबल नेशनैलिटी अलाउड नहीं है, लेकिन यूएस यूके जैसे कंट्रीज में अलाउड है. सेम इज द केस विद मैरिड वुमन. वो इंडिया की थी, उसकी शादी किसी बाहरी कंट्री के व्यक्ति से हुई, उसने वहाँ की भी नेशनैलिटी एक्वायर कर ली, तो उसके बाद यहाँ की भी है, वहाँ की भी है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल नेशनैलिटी. इंडिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, दिस इज नॉट अलाउड. ठीक है. तो इतना सही कंसेप्ट है डबल नेशनैलिटी का, आपको पता होना चाहिए कि है क्या. चलो नेक्स्ट आता है स्टेटलेसनेस. तो देखो ये बिल्कुल एक ऑपोजिट कंसेप्ट है नेशनैलिटी के, कॉल्ड स्टेटलेसनेस. जब कोई पर्सन किसी भी स्टेट का नेशनल नहीं होता है, व्हेन अ पर्सन डज नॉट possess nationality of any state, then he is called stateless person. ठीक है. इन सिंपल वर्ड्स क्या हुआ, दैट ही इज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू नो कंट्री लीगली. अब वो किसी कंट्री से बिलोंग ही नहीं करता है, वो किसी कंट्री का नेशनल नहीं है. सच अ पर्सन डज नॉट enjoy the rights under इंटरनेशनल लॉ. उसको कोई डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उसको कोई लीगल राइट्स नहीं मिलता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर. ठीक है. देर आर फ्यू कन्वेंशंस रिलेटेड टू स्टेटलेसनेस. द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज द कन्वेंशन रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सनस ऑफ 1954. ठीक है. ये कन्वेंशन प्लीज़ याद रखना, बहुत रेपिटेडली एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कन्वेंशन अडॉप्ट की गई कब और कब ये इन्फोर्समेंट में आई. तो ये 1954 की है, स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन से रिलेटेड, और ये इन्फोर्समेंट में आई उसके 6 साल बाद 1960 में. ठीक है. स्टेटलेसनेस से जुड़ी हुई कुछ और भी कन्वेंशंस हैं, पहले उसे देख लेते हैं. देयर इज दिस कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस. दिस इज ऑफ 1961 और इसको अडॉप्ट इन्फोर्समेंट में आई थी 1975 में. ठीक है. सो कन्वेंशन ऑन रिडक्शन, ये रिडक्शन की बात करें कि स्टेटलेसनेस कम हुई है, उससे रिलेटेड है. सो इसका एम था इस कन्वेंशन का टू रेड्यूस एंड प्रिवेंट द स्टेटलेसनेस. ठीक है. इसके अलावा कुछ और भी कन्वेंशंस हैं. देयर इज कन्वेंशन ऑन सर्टेन क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनैलिटी लॉज. तो ये कन्वेंशन बनी थी
फॉर कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनलिटी लॉज विच वॉज अडॉप्टेड बाय द हेग कॉन्फ्रेंस, ये 1930 की है। देखो ये जितनी भी कन्वेंशन मैंने मेंशन की हैं ये सब वही है जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं और डायरेक्ट पूछते हैं या मैच द फॉलोइंग करते हैं या सर्शन रीजनिंग में आता है कि इनके ईयर कौन से हैं। ठीक है, ये पूछ लेंगे कि ये जो कन्वेंशन है ये हेग कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट की गई या किसी और जेनेवा कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट की गई या किसी और कॉन्फ्रेंस में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज रिलेटेड टू कॉन्फ्लिक्ट ऑन नेशनैलिटी लॉज, 1930 की है। ठीक है, इसके अलावा देर इज़ वन मोर कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमन, तो ये 1957 की है। देन देर इज कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, दिस इज ऑफ 1989। देन देर इज कन्वेंशन द यूरोपियन कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी, ये भी याद रखना, दिस इज ऑफ 1997। ठीक है, कन्वेंशंस प्लीज़ याद रखना। इसके साथ साथ क्योंकि हम देखो ये हैं, देयर आर 3 कन्वेंशन विच आर अवेलेबल टू प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बिकमिंग स्टेटलेसनेस। बोल रहे कि 3 ऐसी कन्वेंशंस हैं जो हेल्प करती हैं, जो अवेलेबल हैं लोगों के लिए फ्रॉम बिकमिंग स्टेटलेसनेस या स्टेटलेस पर्सन। तो देर इज फर्स्ट 1951 का कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज विच इज इनडायरेक्टली लिंक टू समहाउ स्टेटलेस persons. Then there is 1954 ऊपर पढ़ी थी हमने, स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स। एंड देयर इज 1961 कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस। तो ये तीनों ही स्टेटलेस पर्सन्स के कंटेक्स्ट में है, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर देम, देयर ईयर्स, देयर नेम्स, राइट। देन देर इज ऑल्सो द यूनाइटेड नेशंस कमीशन, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR, तो ये मेन बॉडी है विच डील्स विद द रेफ्यूजीज एंड विच डील्स विद द इशूज ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स। ठीक है, तो ये आप बॉडी याद रखना, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, सारी कन्वेंशंस हो गई। अब बात करें केसेस की, तो देखो हमने जब स्टेटलेस कंसेप्ट की बात की तो इससे रिलेटेड सबसे लैंडमार्क केस आता है आपका स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टीज। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसमें कोर्ट ने स्टेटलेसनेस के कंसेप्ट को डिफाइन किया था। दिस इज़ वेरी लैंडमार्क केस, ईयर भी याद रखना, 1921 का केस है, ईयर भी पूछते हैं, स्टोइक वर्सेस पब्लिक ट्रस्टीज। ठीक है, फिर आता है आपका नॉटी बोहम केस ऑफ 1955, इसका पूरा नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज़, I hope I'll pronounce it right, Liechtenstein versus Guatemala। ठीक है, 1955 का केस है जिसमें कोर्ट ने, आईसीजे ने कहा था दैट नेशनैलिटी, मतलब बेसिकली आईसीजे को डिफाइन किया था, कहा था दैट नेशनैलिटी इज अ लीगल बॉन्ड हैविंग अ जेन्युइन लिंक बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। उसमें आईसीजे ने कहा कि नेशनैलिटी एक लीगल बॉन्ड है जो कि एक जेन्युइन लिंक होता है इंडिविजुअल्स एंड स्टेट में। कोर्ट ने कहा नेशनैलिटी तभी वैलिड होगी जब जेन्युइन कनेक्शन हो उस इंडिविजुअल का और स्टेट का। ठीक है, तो नॉटी बोहम केस ऑफ 1955 इज इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनैलिटी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना, ये स्टेटलेसनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नेशनैलिटी से जुड़ा हुआ है, जबकि स्टोइक वर्सेस ट्रस्टीज ये स्टेटलेसनेस का रिलेटेड केस है। उसके एक और इम्पॉर्टेंट केस है 1924 का, मैव्रोमैटिस का केस है, जिसमें परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने नेशनैलिटी के कंसेप्ट पर डिस्कशन किए थे, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन के ऊपर डिस्कशंस किए थे। सो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू नेशनैलिटी। उसके बाद इज वन मोर केस ऑफ री लिंच केस, याद रखना, इससे पास में क्वेश्चन बना था, जिसमें कोर्ट ने नेशनैलिटी डिफाइन की थी दैट नेशनैलिटी इज कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स सिटीजन्स। ठीक है, कंटिन्यूस रिलेशनशिप है स्टेट और उसके सिटीजन्स के बीच में। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को ये सब कुछ। और कौन कौन सी हमने कन्वेंशंस पढ़ी, शुरुआत हुई थी 1930 से, 1930 की थी हेग वाली, हेग कन्वेंशन थी ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनैलिटी लॉज, है ना। फिर 1954 की थी, उससे पहले भी कोई थी क्या, हाँ है एक, 1951 की रेफ्यूजीज की कन्वेंशन है। उसके बाद 1954 की स्टेटलेसनेस से रिलेटेड कन्वेंशन है। फिर 1957 की मैरिड वुमन, नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमन की है। फिर 1961 की वेरी इंपॉर्टेंट रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस के ऊपर है। फिर उसके बाद 1989 में आई आपकी न्यू बॉर्न चाइल्ड की नेशनैलिटी के ऊपर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख लेना 1997 में आई थी आपकी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी, ये है आपकी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कन्वेंशन हैं नेशनैलिटी से रिलेटेड, 7 को याद रखना। ठीक है, और नेशनैलिटी के डेवलपमेंट का ये पूरा टाइमलाइन सीक्वेंस है। ठीक है,
तो दोस्तों ये था हमारा नेशनैलिटी का कंसेप्ट। क्या जाना हम लोगों ने, नेशनैलिटी एक लीगल टाई है जो एक पर्सन को इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट से जोड़ता है, और अगर नेशनैलिटी नहीं है तो इंटरनेशनल लॉ में उस पर्सन का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए यूडीएचआर और वेरियस कन्वेंशंस का मेन एम यही है कि नो वन शुड रिमेन स्टेटलेस। ठीक है, सो रिमेंबर नेशनैलिटी गिव्स यू अ लीगल आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड और स्टेटलेसनेस टेक्स इट अवे। ठीक है, चलिए बिफोर समिंग अप अब हम लोग जल्दी से यूजीसी नेट में कुछ जो क्वेश्चंस नेशनैलिटी पे बने हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहला सवाल है अ मेंस नेशनैलिटी इज अ लीगल कंटिन्यूइंग लीगल रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द सिटीजन। ये बात किस केस में कही गई थी, पढ़ाया था मैंने, री लिंच के केस में कही गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि नॉटेबॉहम का केस जो है इट डील्स विद नेशनैलिटी बाय, तो जब आप पूरा फैक्ट वाइज केस को पढ़ेंगे तो याद रख लेना इस केस में नेशनैलिटी बाय नेचुरलाइजेशन के कंसेप्ट को बताया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखो ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूरे अगर आपको सारे फैक्ट्स पता है तो आप बता सकते हो, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, देख लें। पहला है व्हेन अ स्टेट इज डिफीटेड और कनकीर्ड ऑल द सिटीजन्स एक्वायर द नेशनैलिटी ऑफ द कनकीरिंग स्टेट, दिस इज कॉल्ड। हाँ, तो हमें बताना है कि जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को हरा देता है फिर उसके जो बंदे हैं वो सारे जो उसकी कनकीरिंग स्टेट की नेशनैलिटी एक्वायर कर लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो अगर आपको याद हो या हमने पढ़ा था ऊपर, इसको हम कहते हैं, देखो यहाँ, दिस इज कॉल्ड subjugation when the nationality after conquest is given। subjugation या annexation, secession नहीं कहते, secession में तो merging हो रही है states की boundaries की, तो ये statement गलत हो गया। दूसरा है when a person gets nationality of a state in place of nationality of another state, this is called substitution। yes, this is called substitution। तीसरा है public trustee case is related to statelessness। yes, this is related to statelessness। फिर लास्ट है that the general assembly decided to convene a conference to conclude a convention on reduction of statelessness in 1961। guys, वो general assembly नहीं थी, that is the body is United Nations यूनाइटेड नेशंस, एक सेकेंड, पूरी फुल फॉर्म क्या है, हाँ, हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, UNHCR। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, पहला तो गलत है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो बी एंड सी आर करेक्ट, सो 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, 5 स्टेटमेंट है, हमें बताने गलत स्टेटमेंट्स कौन से। पहला क्या है, इन हेग कॉन्फ्रेंस ऑफ 1930 अ कन्वेंशन ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनैलिटी वाज साइंड एंड अडॉप्टेड। यस, हुआ था ना 1930 में। दूसरा है नॉटेबॉहम केस इज रिलेटेड टू स्टेटलेसनेस, नहीं, ये स्टेटलेसनेस से जुड़ा हुआ नहीं है, ये नेशनैलिटी को डिफाइन करता है, तो ये तो गलत हो गया है ना। ओके, नेक्स्ट इज ऑन 7 नवंबर 1967 जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डेक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन। ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है पर ये फैक्ट आप याद रखना, ये करेक्ट फैक्ट है। 1967 में जनरल असेंबली ने अ डेक्लेरेशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमन एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था। देन फोर्थ इज कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस 1961 केम इनटू फोर्स ऑन दिसंबर 1965। नहीं, ये फैक्ट सही है कि देयर इज अ कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस इन 1961, लेकिन वो अडॉप्ट हुआ था 1975 में। तो देखो कई बार ना हमें इन्फोर्समेंट डेट भी याद रखनी पड़ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करें, क्वेश्चन सवाल पूछा जा रहा है यूजीसी नेट के द्वारा। लास्ट स्टेटमेंट है दैट द कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स वाज अडॉप्टेड ऑन 1960। नहीं, स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स की जो कन्वेंशन थी वो थी आपकी 1954 की, तो ये 1960 की नहीं है। तो हमें बताना है नॉट करेक्ट कौन सी है, तो ये तो ठीक थी, बी गलत है, डी गलत है, ई गलत है, तो सेकेंड इज द राइट आंसर। लास्ट PYQ हियर अगेन, देखो देख रहे हो आप, मतलब आपसे ना क्या कर रहे हैं लोग, डायरेक्ट फैक्ट्स पूछ रहे हैं आपको, फिर आपको मतलब अगर एक एक फैक्ट नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, है ना। तो देयरफॉर नेशनैलिटी के कंसेप्ट में ये सारी कन्वेंशन के ईयर्स, इन्फोर्समेंट भी और अडॉप्शन भी जानना कितना ज़रूरी है। चलिए, हमें स्टेटमेंट्स दिए। पहला है कन्वेंशन ऑफ नेशनैलिटी वाज अडॉप्टेड इन 1928। ठीक है, जो कन्वेंशन ऑफ नेशनैलिटी थी यूरोपियन वो 1997 की थी, 1928 की तो कोई कन्वेंशन ही नहीं थी ना। पहली कन्वेंशन ही हेग कॉन्फ्रेंस वाली थी 1930 की। फिर आती है कन्वेंशन ऑफ नेशनैलिटी ऑफ मैरिड वुमन वाज अडॉप्टेड इन 1957। यस, दिस इज करेक्ट। देन कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस वाज 1961, दिस इज करेक्ट। देन कन्वेंशन ऑन नेशनैलिटी ऑफ न्यू बॉर्न ऑन 1938 नहीं था, ये 1989 था। तो हमें करेक्ट बतानी है, बी सही है, सी सही है, सो 2 इज द राइट आंसर। तो देख लो आप लोग किस तरह के सवाल आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने एक एक फैक्ट को अपने नोट्स में कवर किया है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे और 10 क्वेश्चंस हैं, आई आंसर 7, 3 के आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन आएंगे। ठीक है, 8, 9th एंड 10th क्वेश्चन के। लेट्स डू इट क्विकली। पहला क्वेश्चन है दैट द नेशनैलिटी रिप्रेजेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप। नेशनैलिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, तो पॉलिटिकल रिलेशन, लीगल रिलेशन, मॉरल रिलेशन, cultural relations. So it represents the legal relation between the individuals and the state. So B is the right answer.
सेकंड क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर गारंटीज राइट टू नेशनलिटी, बताओ, पढ़ा था ना ऊपर, दिस इज आर्टिकल 15. Question number 3 is jus soli. Jus soli represents what? Jus soli means the nationality acquired by birth, है ना? C is the right answer. Fourth question. A person is born to Indian parents in US. अच्छा, उसके parents तो Indian है पर उसका जन्म US में हुआ, तो he acquires what? तो guys, he acquires both Indian and American nationality. This is what we call as the concept of dual nationality, है ना? So C is the right answer here. Okay, fifth question is which of the following is not a mode of acquisition. Okay, हमने 8 मोड पढ़े हैं. नेचुरलाइजेशन है, ऑप्शन है, क्या एक्सपायरेशन एक्विजिशन का मोड है, नहीं, ये लॉस ऑफ नेशनलिटी का मोड है, और ये है. सी इज द राइट आंसर हियर. ठीक है, सी इज द ऑप्शन. ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल दैट द नेशनलिटी मे बी लॉस्ट इफ अ पर्सन वॉलंटरली एक्वायर्स अनदर नेशनलिटी. दिस इज कॉल्ड कि जैसे ही वो दूसरे की नेशनलिटी एक्वायर करता है, पहली वाली चली जाती है, तो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, चलिए अब मैंने बोला 7, 8, 9, 10 का, सॉरी नहीं 7 का भी मैं दूंगी, 8, 9, 10 का तुम लोग दोगे. ठीक है. इन विच केस ICJ डिफाइंड नेशनलिटी एज अ लीगल बॉन्ड हैविंग अ जेन्युइन कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट. गाइस, दिस इज नॉट ए बोहम केस, ग्वाटेमाला वाला, है ना. चलो, ओके, यू हैव टू आंसर दिस. ठीक है, रीड प्रॉपर्ली. द कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस वॉज अडॉप्टेड इन 51, 54, 61, 75. Write in the comment box. Ninth question, which convention deals specifically with the nationality of a married woman? कौन से year वाली है married woman से जुड़ी हुई? Write in the comment box. Next, last, which among the following defined nationality as a continuing legal relationship between state and the citizens? ठीक है, write this answer in the comment box. Alright, with this we are absolutely done with today's lecture. हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया हो, बट देखो एक भी मिनट हमने वेस्ट नहीं किया है. कंटिन्यूसली हमने एक मतलब ये मान लो एक मिनट में हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन कवर हो रही है. एंड एवरीथिंग विच वी डिस्कस हियर इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस. ठीक है, सो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए ये लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा और आप लोग इससे डेफिनेटली कुछ गेन करेंगे. प्लीज़ मुझे अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में प्लीज़ शेयर करना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि मैं कितनी सही जा रही हूँ और कहाँ मैं गलती कर रही हूँ और वेयर इज़ द नीड टू मेक द इम्प्रूवमेंट्स. राइट, सो दिस वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करिएगा. इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू लॉ वीटा फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स एंड वीडियोज़ एंड नोट्स. है ना, नोट्स की बात आई है, सो आई विल जस्ट लेट यू नो कि अगर आपको हमारे UGC नेट स्पेसिफिक नोट्स चाहिए या इन जनरल LLB एग्जामिनेशन के लिए नोट्स चाहिए, PDFs अवेलेबल हैं, पेड नोट्स हैं. आप हमसे इंस्टाग्राम पेज lawvita_80 या हमारी email ID guptaradhya80 पे कॉन्टैक्ट करो. मैं तुम्हें डिटेल्स शेयर करूँगी जितना जल्दी पॉसिबल होगा. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ. ऑल द बेस्ट एवरीवन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय.